एकदम लगा कि ये तो मुझसे अपराध हो गया। तो जो सबसे छोटी थी उसने पूरा अधिकार पूर्वक नाराजगी के साथ कहा कि क्या भैया, संघ का प्रचारक और संघ के स्थानीय कार्यकर्ता, इनका क्या संबंध है? ये संबंध भाषणों में नहीं बताया जा सकता। 45 वर्ष लगभग हो गए प्रचारक को, इतने सहज सरल जीवन में कभी साधनों को उन्होंने प्राथमिकता नहीं दी, कभी कोई दायित्व पद प्रतिष्ठा, सबसे दूर है। स्कूटर में ही अपना बैंक जाने के कपड़े रखना, नेकर पहनकर शाखा में रहना, घूमते घूमते कहीं पर भी जलपान कर लेना। इस बार शताब्दी वर्ष है हमारा, तो संघ के केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया कि इस बार हम कोई बड़े आयोजन नहीं करेंगे और नंगे पैर 2-2 हजार किलोमीटर दूर अपने गांव के लिए चल दिए। अब वो दृश्य जो था वो बड़ा हृदय को हिलाने वाला था। हम तो बचपन से शाखा में नारा लगाते हैं, हिंदू हिंदू भाई भाई, भारत माता सबकी माई। तो भारत माता अगर सबकी माई है तो उस मजदूर की भी माता भारत माता है, और इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहने वाले की भी माता भारत माता है। सबका परस्पर एक आत्मीयता का संबंध क्यों नहीं हो पाया एक साथ रहते हुए? नमस्कार, मेरा नाम है दीपाली और आप सभी लोग मेरे साथ देख रहे हैं प्रेरणा मीडिया। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में जो हमारे अतिथि हैं वो हैं श्रीमान कन्हैया जी भाई साहब। भाई साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मैं भाई साहब का परिचय आप सभी लोगों से कराना चाहती हूँ। भाई साहब लंबे समय से प्रचारक रहे हैं और अभी फ़िलहाल में ब्रिज घाट के पास वंचित बालकों के लिए नेह नीड़ करके एक सामाजिक प्रकल्प है, उसको संचालित करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ धन्यवाद। और इसी के साथ हम अपने कार्यक्रम को शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपके परिचय में भी बताया कि आप लंबे समय तक प्रचारक रहे हैं, तो प्रचारक रहने के दौरान कोई एक ऐसा अनुभव जो आपके दिल को एकदम छू के निकला हो, तो उसके बारे में आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहते हो जो? हाँ देखिए, एक लंबे समय प्रचारक रहा तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, लेकिन एक जब मैं बिल्कुल प्रचारक निकला उसके कुछ दिनों बाद की घटना है, तो उसमें से आप समझ पाएंगे कि संघ का प्रचारक और जो संघ के हमारे स्थानीय कार्यकर्ता होते हैं उनका परस्पर संबंध कैसा होता है। तो मैं 1991 में प्रचारक निकला और अलीगढ़ में पहली बार नगर प्रचारक के नाते से गया। जुलाई में जाते हैं प्रचारक और अगस्त में रक्षाबंधन आ जाता है। तो कोई प्रचारक घर से निकलता है तो उसको यही बताया जाता है कि भैया अब आप क्षेत्र में हो तो वहीं जो बहनें हैं वो अपनी बहनें हैं, वो परिवार हैं वही अपने परिवार हैं। तो रक्षाबंधन आ गया था। रक्षाबंधन का कार्यक्रम संघ में 6 उत्सवों में होता है, तो रक्षाबंधन का कार्यक्रम होना था। तो रात को बहुत देर रात तक हम लोग रक्षाबंधन के कार्यक्रम की व्यवस्था में लगे रहे। तो वहाँ संघ के एक प्रमुख कार्यकर्ता थे, उन्होंने मुझे पूछा कि कन्हैया जी कल आपका क्या कार्यक्रम है। मैंने कहा कल तो सुबह रक्षाबंधन का उत्सव है और बाकी कोई विशेष नहीं है। बोले आप अपने घर नहीं जा रहे बहन से राखी बंधवाने? आपकी एक छोटी बहन है ना राखी। मैंने कहा नहीं, मैं अब यहाँ हूँ तो यही सब परिवार मेरे परिवार हैं। तो उन्होंने कुछ मुझे कहा नहीं, उन्होंने बस कहा कि ठीक है। सुबह कार्यक्रम था, कार्यक्रम में वो भी आए। कार्यक्रम जब समाप्त हुआ तो उन्होंने कहा कि आपको घर चलना है। मैंने कहा मैंने तो अभी स्नान भी नहीं किया है, सुबह 4 बजे उठकर कार्यक्रम की तैयारी में लग गए, अभी कार्यक्रम समाप्त हुआ है, मैं कार्यालय जाऊंगा, नहाऊंगा धोऊंगा, उसके बाद आता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप जल्दी से नहा धो के और आ जाइए। मैं वहां से कार्यालय आया, नहाया, थोड़ा बहुत सफाई की कार्यालय की, स्नान किया, 10-11 बज गए। और थोड़ा कार्यक्रम की रात में भी देर रात तक तैयारी की थी, सुबह भी तो मैं सो गया। लगभग दोपहर के 1 बजे के आसपास वो कार्यकर्ता फिर कार्यालय में आ गए और उन्होंने मुझे सोते से जगाया। बोले क्या आप ऐसे सो रहे हो, आपको घर आना था। और वो अपने घर से एक 3 किलोमीटर लगभग उनका घर होगा, तो साइकिल से आए थे और मुझे कहा कि आप सो रहे हो, चलो घर। तो मुझे बड़ी शर्म आई, मैंने भी अपनी साइकिल उठाई और दोनों उनके घर चले गए। तो देखा तो उनकी 3 बेटियां और तीनों, 2 भाई भी उनके, मैंने उनके कार्यकर्ता थे, उनके 2 पुत्र भी थे। तो दोनों भाइयों को वो राखी बांध चुकी थी और तीनों बैठी हुई थी राखी लेकर, और उन्होंने सवेरे से कुछ नहीं खाया था। तो मुझे एकदम
लगा कि ये तो मुझसे अपराध हो गया। तो जो सबसे छोटी थी उसने पूरा अधिकार पूर्वक नाराजगी के साथ कहा कि क्या भैया, पापा ने कह दिया रात को कि सुबह भैया आएंगे और उनको राखी बांधना है, तो हमने राखी लेकर सुबह से बैठे हैं और पापा ने कार्यक्रम से भी आकर कहा कि आप आ रहे हो और हमने कुछ खाया भी नहीं है। तो मुझे इतनी जोर से लगा कि बहुत कोई मुझसे अपराध हुआ और मुझे अनुभव हुआ कि संघ का प्रचारक और संघ के स्थानीय कार्यकर्ता, इनका क्या संबंध है। ये संबंध भाषणों में नहीं बताया जा सकता, ये केवल अनुभव होता है। और एक लंबे प्रचारक जीवन में जिस शहर में भी रहा, जहाँ पर भी केंद्र, ऐसे असंख्य परिवार मिले जहाँ पर अपनी, जैसे वो सब रक्त के संबंध नहीं लेकिन सगी बहनें, अनेक माँ ऐसी मिली। तो जैसा आपने अपने इस अनुभव के बारे में हमें बताया, तो आपने लंबे समय से संघ कार्य को भी देखा है। तो कोई कोई ऐसा कार्यकर्ता या कोई प्रचारक जो मतलब आपको लगा हो कि इनके बारे में आज मैं इस मंच से बता सकता हूँ? देखिए ऐसे तो बहुत लोग हैं। जब हम बच्चे थे, संघ को सीख रहे थे, तब से लेकर और अभी इस आयु तक आने तक बहुत सारे नाम ऐसे हैं। कि जैसे मैं उस समय प्रचारक निकला तो मेरे जो पहले एक प्रकार से प्रचारक थे, तो एक रमेश जी थे जिनकी प्रेरणा से मैं प्रचारक निकला। आज तो वो प्रचारक नहीं है, लेकिन एक परिश्रमी व्यक्तित्व कैसा होता है वो मैंने उनको देखा। एक श्रीमान गंगाराम जी थे, अभी भी वो हैं, आज भी वो प्रचारक हैं। और पिछले लगभग मुझे लगता है कि 45 वर्ष लगभग हो गए प्रचारक जीवन में उनको। इतने सहज सरल जीवन में कभी साधनों को उन्होंने प्राथमिकता नहीं दी, कभी कोई दायित्व पद प्रतिष्ठा या सबसे दूर रहे। एक संत हम कह सकते हैं, इस रूप में मैंने गंगाराम जी भाई साहब को देखा। माननीय ओम प्रकाश जी हमारे उस समय प्रांत प्रचारक थे। उस समय पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश जो भी संघ की रचना में 3 प्रांतों में बटा, ये एक ही प्रांत था। माननीय ओम प्रकाश जी उस समय हमारे प्रांत प्रचारक थे। पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश बस से वो प्रवास किया करते थे। उस समय दूरभाष नहीं थे, मोबाइल तो थे ही नहीं, फोन भी पूरे पूरे शहर में कोई 2-1 कार्यकर्ता होते थे, उनके घर पे फोन होता था। चिट्ठियां लिखते थे, पोस्ट कार्ड लिखते थे जहां पे उनको आना होता था। और जिस दिन उनका प्रवास होता था वो पता चलता था कि इस बस से बैठ गए हैं आगरा से और अलीगढ़ आ रहे हैं, या इस बस से मेरठ से बैठ गए हैं अलीगढ़ आ रहे हैं। तो उनको लेने के लिए हम लोग खड़े होते थे, खड़े हो जाते थे। एक माननीय श्री कृष्णदास जी थे, माननीय ओम प्रकाश जी भी, श्री कृष्णदास जी भी अभी नहीं है संसार में, वो हमारे प्रांत प्रचारक थे। उस समय जब नई रचना में प्रांत बने तो वो पहले हमारे प्रांत प्रचारक थे। वो एकदम दुर्बल शरीर था, लेकिन बिल्कुल एक दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति इस प्रकार के थे। अगर स्थानीय कार्यकर्ताओं में मैं याद करूं तो प्रोफेसर कृष्ण साय सक्सेना जी हमारे प्रांत संघचालक थे। डीन रहे आगरा विश्वविद्यालय में, वार्षिक कॉलेज आगरा में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे। उनके जीवन को हम लोगों ने देखा कि स्थानीय गृहस्थ होते हुए भी जिनका कॉलेज के पहले और कॉलेज के बाद केवल समय लगना नहीं, उनका चिंतन ही संघ को लेकर होता था। संघ के प्रचारक, संघ के स्थानीय कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता के परिवार की चिंता करना। तो ऐसे बहुत लोग हैं जो चाहे प्रचारक रूप में चाहे गृहस्थ रूप में दोनों प्रकार से उन्होंने संघ को ही दिया। आगरा में मैं प्रचारक रहा, वहाँ सतीश जी अग्रवाल हमारे इस क्षेत्र के सह क्षेत्र कार्यवाहक रहे। सेवा भारती में उन्होंने देशवर का काम राष्ट्रीय मंत्री के रूप में देखा। अभी भी आज भी वो लगातार सक्रिय हैं। बैंक में काम करते थे, मैं वहाँ महानगर प्रचारक था, उस समय वो सह प्रांत कार्यवाह थे। तो प्रतिदिन सुबह 5 बजे स्कूटर से निकलना, स्कूटर में ही अपना बैंक जाने के कपड़े रखना, नेकर पहनकर शाखा पर रहना, घूमते घूमते कहीं पर भी जलपान कर लेना किसी भी परिवार में। और सुबह वो अगर 5 बजे निकलते थे तो स्नान करके निकलते होंगे, तो 4 बजे उठते होंगे और 9 बजे तक संघ की वर्किंग और 9 बजे फिर बैंक में जाना। और शाम को 5 बजे बैंक से छूटना तो फिर सीधे किसी साइम शाखा पर संघ में
रात को बैठक करते हुए 8 बजे 9 बजे घर पहुंच रहे हैं। तो ऐसे असंख्य कार्यकर्ता, इन सब कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम से कहना चाहिए और उनके व्यवहार से, केवल परिश्रम नहीं, कई बार जो व्यक्ति परिश्रम करता है वो उस परिश्रम का अहंकार भी हो जाता है उसके मन में। लेकिन मैंने आपको जितने नाम बताए, इन सब के जीवन में मैंने देखा कि जितना अधिक उन्होंने संघ के विस्तार के लिए, संघ के विचार के लिए परिश्रम किया, त्याग किया, उसका किंचित मात्र भी उनके जीवन में कभी अहंकार नहीं आया। सदैव वही सादगी, सज्जनता, छोटे से छोटे बालक सुन सके उसके साथ भी प्रेम पूर्वक व्यवहार, इस सब के कारण संघ आज यहाँ पर पहुंचा है। बिल्कुल। तो जो आपने अभी अपने अनुभव बताए और जो आपने अपना समय बताया, तो इस दौरान कई उत्सव या कोई कार्यक्रम, कोई भव्य ऐसा आयोजन हुआ हो जो आपको याद हो कि मतलब हम सभी कार्यकर्ता उसमें एकदम बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था हम सभी लोगों ने? जैसे आज हम संघ का शताब्दी वर्ष मना रहे हैं, 100 वर्ष संघ के पूरे हुए हैं। वर्ष 2000 में संघ के 75 वर्ष पूरे हुए थे और मैं उस समय आगरा में संघ का महानगर प्रचारक था, इस नाते से मेरे पास दायित्व था। उस समय संघ ने जो संघ की रचना में ब्रज प्रांत, उसको हम लोग कहते थे, आगरा उसका केंद्र है, अभी भी ब्रज प्रांत की वो रचना है। वहां हमने राष्ट्र रक्षा महाशिविर इस नाम से एक बड़ा शिविर का आयोजन किया और चूंकि 75 वर्ष हो रहे थे तो उस समय के प्रांत प्रचारक थे माननीय रामलाल जी, जो आजकल हमारे अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख हैं, और उन्होंने एक बैठक में विषय रखा कि इस शिविर में सब कुछ 75 के आंकड़े में हुआ, तो 75,000 स्वयंसेवकों को हम शिविर में लाएंगे, 75 नगर बनाएंगे, 75 फुट ऊंचा मंच बनेगा, 75 फुट ऊंचा ध्वज लगेगा, ऐसा वो हर चीज में 75 ऐसा होता था। और 75 दिन का समय सब लोग उस शिविर के लिए देंगे, कम से कम 75 दिन पूरा समय निकालकर एक लोग लगेंगे। तो मैं महानगर प्रचारक था तो सारे प्रांत की गतिविधियों का केंद्र था वहां। तो उस 2-2.5 महीने 3 महीने जो मैंने अपने पूरे प्रचारक जीवन में, अगर मैं देखूं कि जो परिश्रम किया और जो एक एनर्जी अंदर से रहती थी उस शिविर स्थल पर, जो जहां पर शिविर स्थल बनाना था, शिविर बनाना था, शिविर लगना था, वो पूरा 2-3 गांवों के बीच का एक खेतों थे, मैदान थे, और प्रस्तावित योजना में वो आगे एक कॉलोनी बनने वाली थी। आजकल वहाँ एक बहुत बड़ी कॉलोनी शास्त्री प्रभु के नाम से बनी, तो वहां पर वो शिविर था। तो पहले दिन से उस मैदान में जाकर वहां की व्यवस्थाएं संभालने से लेकर और अंतिम दिन तक, अंतिम तंबू उखड़ने तक मैं वहां रहा और एक एक चीज वहां सीखने की थी। ऐसा नहीं था कि हम बड़े लोगों से सीख रहे थे, अपने से दायित्व में आयु में छोटे भी लोगों से इतना वहां सीखने को मिल रहा था। और संघ का जो एक विराट रूप जिसको कहते हैं, वो शिविर में जो भी व्यक्ति आया उस शिविर, वो किसी भी रूप में आया, उसको देखने को मिला। संघ के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा शिविर था वो। यद्यपि जैसे अब इस बार शताब्दी वर्ष है हमारा, तो संघ के केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया कि इस बार हम कोई बड़े आयोजन नहीं करेंगे। बड़े आयोजन चाहे तो कितने भी बड़े आयोजन संघ कर सकता है, लेकिन इस बार संघ ने तय किया हम बड़े आयोजन न करके गांव-गांव तक जाएंगे, घर-घर तक जाएंगे, एक-एक घर-घर तक संपर्क करेंगे, बस्ती-बस्ती में काम करेंगे, गांव-गांव में काम करेंगे। और कुल मिलाकर चाहे वो 75,000 का शिविर हो या आज 100 शताब्दी पर 100 के छोटे छोटे आंकड़े लेकर 100 लोगों से संपर्क करना, 100 दिन का संपर्क समय देना, कुल मिलाकर इस सब का उद्देश्य तो यही है कि संघ का विचार ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और समाज तक हम पहुंचा सके। मुझे लगता है मेरे प्रचारक जीवन में सबसे बड़ा जो आयोजन था वो था। बाद में बहुत सारे और भी आयोजन हुए, लेकिन एक तरह से बड़ा आयोजन जो था वो था। तो जैसा भी आप अपने जो आयोजनों के बारे में बता रहे थे, तो कई कार्यक्रम में सरसंघ चालक जी भी पूजनीय जो हमारे हैं, वो बोलते हैं कि संघ कुछ नहीं करता, जो करता है स्वयंसेवक ही करता है। और आप भी समाज के सहयोग से एक ऐसा ही प्रकल्प समाज के लिए चला रहे हैं। तो नेह नीड करके जो आप वंचित बालकों के लिए जो प्रकल्प चलाते हैं, उसके बारे में आप भाई साहब थोड़ा बताइए हमें। हाँ, ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि संघ का मूल विचार तो ये है कि हम अच्छे व्यक्ति निर्माण करेंगे और उनको समाज में जो भी कोई समस्या दिखेगी
उसके समाधान के लिए वो अपने अपने स्तर पर प्रयास करेंगे। करते हैं, करते आए हैं, आगे भी करते रहेंगे। कभी कभी वो प्रयास प्रारंभ व्यक्तिगत रूप से करते हैं और बाद में वो एक सामूहिक प्रयास बन जाता है और सारा कई बार संगठन को लगता है कि ये विषय इतना महत्वपूर्ण है तो संगठन सीधे उस विषय को अपने हाथ में लेकर करता है। लेकिन लगभग सभी कार्य जो हमारे प्रारंभ हुए वो सामान्यतः हुए इसी रचना में से हैं कि किसी एक व्यक्ति को संघ का वो प्रचारक हो सकते हैं, गृहस्थ कार्यकर्ता हो सकते हैं, उनको लगा कि समाज में ये समस्या है तो इस समस्या के समाधान के लिए हमको इस तरह का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने शुरू किया, अपने स्तर पर शुरू किया, अपने साथियों के साथ मिलकर शुरू किया। तो संघ का मूल विचार ये है कि संघ कुछ नहीं करेगा, संघ के द्वारा निर्मित व्यक्ति वो कुछ छोड़ेगा नहीं। तो लंबे समय प्रचारक रहा, प्रचारक के बाद संघ की योजना से ही संकल्प जो दिल्ली में हमारा एक काम चलता है उसके साथ में 7 वर्ष रहा। 2020 में जब कोरोना की लहर आई तो उस समय संघ की योजना से जो सेवा में लगे हुए कार्यकर्ता थे तो मैं भी उस दृष्टि से संकल्प की योजना से लगा था दिल्ली और नोएडा के बॉर्डर पर। उस समय हमको लगा कि कोविड की पहली लहर में एक छोटी सी अफवाह के चलते हजारों मजदूर और नंगे पैर 2-2 हजार किलोमीटर दूर अपने गांव के लिए चल दिए। अब वो दृश्य जो था वो बड़ा हृदय को हिलाने वाला था। जो मजदूर 10 साल पहले, 12 साल पहले, 15 साल, 20 साल पहले अपने गांवों से, बिहार से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से यहाँ आए, जिन्होंने दिल्ली को बसाया, जिन्होंने गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत, नोएडा इस सबको बसाया। वास्तव में जो भी कुछ डेवलपमेंट हम यहाँ देखते हैं उन मजदूरों की पसीना गिरा है, उससे ये सारे सोसाइटीज खड़ी हुई है। लेकिन एक छोटी सी अफवाह के चलते वो सब चल दी। तो मेरे मन को ऐसा लगा कि 10 साल, 12 साल, 15 साल यहाँ रहने के बाद भी यहाँ का समाज और ये मजदूर, इनके बीच में एक तालमेल, एकात्मता क्यों नहीं बनी। अब हम तो बचपन से शाखा में नारा लगाते हैं, हिंदू हिंदू भाई भाई, भारत माता सबकी माई। तो भारत माता अगर सबकी माई है तो उस मजदूर की भी माता भारत माता है और इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहने वाले की भी माता भारत माता है। हम सबका परस्पर एक आत्मीयता का संबंध क्यों नहीं मिल पाया एक साथ रहते हुए भी। अब जैसे आप नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, गुड़गांव कहीं जाओ तो एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, सोसाइटी है। सोसाइटी में कोई मेड के रूप में काम करने के लिए महिलाएं आती हैं, कोई बच्चे छोटे मोटे काम करने आते हैं, कोई गाड़ी साफ करने वाला आता है, कोई प्रेस करने वाला आता है। लेकिन इनका परस्पर कोई संबंध नहीं है। ऐसा लगता है जैसे 2 ध्रुव पर खड़े हुए लोग। और इसीलिए वो उनको लगा कि कोविड कितने दिन चलेगा, हम कैसे जिएंगे। तो उस समय मुझे लगा कि कुछ स्थायी इन बस्तियों में हमें करना चाहिए, जिससे यहाँ का स्थानीय समाज और इस बस्ती में रहने वाले लोग, इनका कोई परस्पर आत्मीयता का संबंध बने। और दूसरी बात, इन बस्तियों की जो समस्या है कि माता पिता दोनों मजदूरी पर जाते हैं, पीछे रह जाते हैं छोटे बच्चे और इतने छोटे होते हैं कि वो स्कूल भी जा नहीं सकते। कई बार स्कूल बड़े होने पर भी नहीं जा पाते माता पिता की मजदूरी के कारण या शिक्षा के प्रति जागरूकता न होने के कारण। और उस स्थिति में इन बस्ती में जब ये बच्चे खेलते हैं तो बहुत सारे असामाजिक तत्व इन बच्चों का फायदा उठाते हैं। छोटी उम्र में व्यसन, थोड़ा बड़े हुए तो फिर वो आसपास की बस्ती में कोई छोटी मोटी चोरी चकारी, यहाँ से शुरू होती है उनकी अपराध की दुनिया में जाने का कहानी। बाद में हम उनको अपराधी मान लेते हैं। स्थानीय थाना, पुलिस, प्रशासन वो भी इन बस्ती में रहने वाले लोगों को इसी नजर से देखने शुरू कर देती है। तो मुझे लगा कि इसका अगर एक स्थायी समाधान है तो वो ये है कि इन बस्तियों से कुछ बच्चों को हम चिन्हित करें, उनको चयनित करें जो पढ़ना चाहते, जिनको अगर छोटा सा भी अवसर मिला तो कुछ कर सकते। और हर बस्ती में से 3-4-5 बालकों को हम बस्ती के वातावरण से दूर रखकर 8 साल 10 साल उनके साथ लगाकर उनको अच्छी प्रकार से पढ़ाकर लिखाकर एक हायर एजुकेशन तक उनको ले जाकर और वो अपने पैरों पर खड़े हो और वो बालक ही कल को युवक बन के उस बस्ती के रोल मॉडल बने। उस बस्ती में हम बाहर से जाकर शायद कोई सामाजिक परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। उस बस्ती के लोगों को हम अगर कोई बात कहेंगे तो शायद वो स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन उस बस्ती के बीच से निकला हुआ कोई बालक जब वो खड़ा होकर अपनी बस्ती को स्वावलंबी बनने की प्रेरणा देगा, उस बस्ती को
हम भारत माता के पुत्र हैं और हम दो समाज नहीं है, हम एक है। इस प्रकार का भाव जब उनके मन में होगा तो फिर हम उस बस्ती में कुछ कर सकते हैं। ये भी मेरे प्रचारक जीवन का ही अनुभव है। मैं आगरा में प्रचारक था, वहाँ एक बहुत बड़ा सेंटर है जालमा, जापान और भारत सरकार के सहयोग से चलता है कुष्ठ रोगियों के लिए। उसके आसपास कई सारे बड़े बड़े कुष्ठ आश्रम। वो आश्रम क्या है, पूरी पूरी कोढ़ी समाज की, कुष्ठ समाज की पूरी बस्तियां हैं। उन बस्तियों में हम प्रवेश नहीं कर सकते थे। जाते थे लोग तो वो सारे जो समाज के लोग थे वो बस ये सोचते थे कि लोग आए हैं तो कुछ हमें बांटने के लिए आएंगे, क्योंकि वहां लोग जाते थे तो कुछ बांटने के लिए जाते थे। लेकिन उनको हम स्वाभिमानी बना सके, स्वावलंबी बना सके, उनके बीच में कोई सामाजिक प्रकल्प खड़ा कर सके, ये संभव नहीं था। लेकिन उसी बस्ती में से 3-4 बच्चे, और वो पास की शाखा में आने लगे। शाखा में आने के बाद उनको हमने थोड़ा किसी कार्यालय में रखकर पढ़ने का अवसर दिया, और उसमें से 1-2 युवक वो ग्रेजुएशन कर गए। और ग्रेजुएशन करके जब वो स्वयं उन्होंने वहां उस बस्ती में परिवर्तन शुरू किया, तो उस बस्ती में एकदम एक अभूतपूर्व परिवर्तन देखने लगा। तो मुझे लगा कि इन बस्तियों में अगर हमें कुछ करना है, एक तो हमें सामाजिक नेतृत्व खड़ा करना होगा उसी बस्ती में, उसी बस्ती के अंदर। इस कल्पना से वहां से हमने बच्चों का चयन शुरू किया 2020 से। और अभी इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ये जो 10 महानगर हैं, इन महानगरों की 62 बस्तियों से ऐसे 120 बालक हमारे पास हैं। और सबसे बड़े बालक अब 16-16 साल के, 15-16 साल के हो गए, जो कोई 10 साल का आया था, कोई 11 साल का आया था। तो मुझे लगता है अगले 7-8 साल में हम यहाँ से वो सामाजिक नेतृत्वकर्ता तैयार करके उन बस्तियों में जब वो खड़े होंगे, तब हम दिखा सकेंगे कि क्या परिवर्तन इसके माध्यम से आया। जैसा आपने बताया कि आप परिवर्तन के लिए उन्हीं बस्तियों में से बच्चों को चयनित करते हैं, ऐसे ही संघ के जो स्वयंसेवक हैं वो अपनी संघ की प्रेरणा या भारत माता के लिए कई जगह आपदाएं होती हैं, वहाँ पे स्वयं जाकर अपना कार्य करने लगते हैं। ना उनको छपास की आशा रहती है, ना वो दिखावे के लिए करते हैं। तो जो वो विभिन्न प्रकार के सेवा कार्य करते हैं, आज तो जैसे सोशल मीडिया है तो हमको पता चल रहा है, संघ तो सेवा कार्य कई सालों से करता आ रहा है, कई वर्षों से करता आ रहा है, स्वयंसेवक करते हैं। तो जो स्वयंसेवक सेवा कार्य करते हैं तो इनके अर्थ का जो प्रबंधन होता है वो किस प्रकार होता है, या वो स्वयं से ही करते हैं या संगठन उनको कुछ एक सपोर्ट देता है, या किस प्रकार ये चलता है? क्योंकि ये हमें हर जगह मिलते हैं, आपदा कैसी भी हो स्वयंसेवक हमें वहाँ प्रथम पंक्ति में खड़े मिलते हैं। देखिए, जब भी कोई कार्य करना होता है तो साधनों की आवश्यकता तो पड़ती है, लेकिन संघ में हमको सिखाया है कि साधनों का मुंह तकते नहीं रहना। सबसे श्रेष्ठ साधन है ईश्वर के द्वारा दिया हुआ हमारा शरीर, वो तो कोई हमसे छीन नहीं सकता, और उसके लिए हमें किसी से मांगने नहीं जाना है। तो जब स्वयं से ठान लेता है कि कुछ करना है, तो सबसे पहले तो वो अपने शरीर से शुरू हो जाता है, व्यक्तिगत अपने से शुरू हो जाता है। और फिर उसके व्यक्तिगत अपने पास जो साधन है, पहले वो अपने घर से साधन लगाना शुरू करता है, और शना शना समाज को विश्वास होता है, और उस कार्य के लिए जितने साधनों की आवश्यकता है। मेरा पिछले 30-35 वर्षों का अनुभव है कि साधनों के अभाव में कोई सामाजिक काम रुक नहीं सकता अगर हमारी नीयत साफ है। और हमने संगठन में प्रक्रिया भी ये बनाई है कि जो भी काम हम शुरू करते हैं वो कार्य स्वावलंबी बने, जैसे समाज स्वावलंबी बने ऐसे कार्य भी स्वावलंबी बने। तो अपने साधन खुद जुटाना। संघ कोई ऐसी बॉडी नहीं है कि इस कार्य के लिए इतना बजट, इस कार्य के लिए इतना बजट, इस कार्य के लिए इतना। जो कार्य भी सेवा का हम प्रारंभ कर रहे हैं, वो चाहे तात्कालिक सेवा कार्य है या स्थायी सेवा कार्य, जैसे आपने आपदाओं का वर्णन किया, या कोई एकदम तात्कालिक सेवा, जैसे कोरोना के समय एकदम तात्कालिक सेवा कार्य की आवश्यकता पड़ी, तो जहां जहां पर जो कार्यकर्ता थे वो लग गए और समाज से आह्वान किया, समाज ने भरपूर दिया। कहीं कोई एक भी काम ऐसा नहीं रुका कोविड के समय भी जो साधन के अभाव में रुका हो। और इसी तरह जो स्थायी सेवा कार्य, चाहे वो वनवासी क्षेत्र का सेवा कार्य हो, चाहे वो कुष्ठ रोगियों के बीच में जो सेवा के कार्य खड़े किए वो हो, चाहे वो दिव्यांग लोगों की सेवा के लिए जो सेवा कार्य खड़े किए वो हो, चाहे हमारे जैसे जो सेवा के प्रकल्प हैं, सब को समाज ने भरपूर सहयोग किया है। और समाज कभी साधनों का अभाव नहीं होने देता, बशर्ते हमारी नीयत साफ हो और कार्य हमारा ठीक हो। तो जैसे स्वयंसेवक लगातार अपने स्वयं के प्रयासों से ये कार्य करते रहते हैं, तो जो हमारा राष्ट्र निर्माण हो रहा है, इसमें आप संघ की भूमिका को और स्वयंसेवकों की भूमिका को कैसे देखते हैं? संघ की भूमिका तो इसलिए है कि ये जो भी काम कर पा रहे हैं, हजारों हजार लोग आज देश में अलग अलग नामों से काम कर रहे हैं।
मैंने जैसे कहा, जिसको जहां पर जो समस्या दिखी उसने उस समस्या के समाधान के लिए खुद आगे बढ़कर अपने कंधों पर काम ले लिया। तो संघ की सबसे बड़ी भूमिका तो यह है कि ये जो हजारों हजार लोग काम कर रहे हैं, इनके मन में ये समाज मेरा है और मुझे इसके लिए कार्य करना है, इसकी प्रेरणा जगाने का काम तो संघ ने किया। मैं या मेरे जैसे जो भी लोग आज काम कर रहे हैं, उसकी प्रेरणा तो संघ ही है। अगर कोई कहे कि नहीं इसके पीछे संघ नहीं है या संघ की प्रेरणा नहीं है, तो ये झूठ है। तो संघ ने ही हमको प्रेरणा दी तो हम काम कर पा रहे हैं। तो राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ी बात तो संघ का योगदान ये है कि आज देश में लाखों लोग निस्वार्थ भाव से, पहले राष्ट्र बाद में मैं, इस भाव से काम करने वाले जो लोग खड़े हुए हैं, और वो हर क्षेत्र में, वो सेवा से लेकर और राजनीति तक हर क्षेत्र में इस प्रकार के लाखों लोग संघ ने तय किए। इस संघ की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे आपने कहा कि राष्ट्र प्रथम की भावना जो है स्वयंसेवकों को, वो एक संघ से ही मिली है। तो जैसे हमारे देश का सांस्कृतिक पुनर्जागरण का भी ये काल चल रहा है, तो इसमें सांस्कृतिक दृष्टि से संघ का क्या मतलब योगदान रहा है? सांस्कृतिक पुनर्जागरण दो अर्थों में मान सकते हैं। एक है हमारे सनातन जो मूल्य हैं उनका जागरण। हिंदू संस्कृति वास्तव में ऐसी है कि पिछले हजारों वर्षों से, जब संघ नहीं था तब भी, जब जब हम कहीं हमारे सांस्कृतिक मूल्यों का कहीं पतन हुआ, चाहे अपने कारण से चाहे विदेशियों के कारण से, परकियों के कारण से, तब फिर से स्वयं कोई ना कोई महापुरुष पैदा हुआ, कोई ना कोई विचार पैदा हुआ, कोई ना कोई संगठन बनी जिसने फिर से देश में सांस्कृतिक पुनर्जागरण खड़ा किया। संघ की स्थापना के बाद संघ, इस विषय में संघ का एक बहुत बड़ी भूमिका होगी। और वर्तमान में भी अगर हम देखें तो चाहे स्व का बोध है, स्व भाषा है, स्व पहनावा है, स्वयं के हमारे महापुरुष हैं, स्वयं पर एक स्वाभिमान है। संघ की शाखा में आते आते या संघ के संपर्क में आकर किसी भी कार्य के जुड़ने से ये सहज रूप से, स्वाभाविक रूप से व्यक्ति के मन में खड़े होते हैं। छोटा सी बात है, अपना जन्मदिन कैसे मनाना, वो एक विदेशी पद्धति से भी मनाया जा सकता है और एक भारतीय पद्धति से भी, हम अपनी पद्धति से भी मना सकते हैं। इस इतनी छोटी सी बात की तरफ भी हम संघ की शाखा में जाते हैं, संघ के कार्यक्रम में जाते हैं, तो वहां इतनी छोटी बात पर भी हमको चर्चा होती है, शिविरों में चर्चा होती है। यहां से अब किसी को लग सकता है कि तो बहुत छोटी बात है, लेकिन यही है सांस्कृतिक पुनर्जागरण। अपनी चीजों को बचाकर रखना, अपनी चीजों के प्रति स्वाभिमान रखना, अपने हस्ताक्षर कौन सी भाषा में हम कर रहे हैं, अपने घर पर नेम प्लेट हम कैसे लगा रहे हैं, अपनी शादी का कार्ड हम किस प्रकार का छाप रहे हैं, हम उत्सवों में किस प्रकार का वेश पहन रहे हैं। ये सारा कुल मिलाकर एक व्यक्ति के नाते अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहना, उससे कटना नहीं। और संघ इसमें बहुत बड़ा भूमिका, संघ की शाखा में होने वाले छोटे छोटे कार्यक्रम, उनकी भूमिका है। जैसा कि आप बता रहे हैं कि स्व को लेके संघ आगे बढ़ रहा है, ऐसी शताब्दी वर्ष में यही पंच परिवर्तन जिनके बारे में अभी पूरे विश्व में चर्चा हो रही है, तो इन पंच परिवर्तन के ऊपर आप थोड़ा प्रकाश डालिए, जिससे हमारे दर्शक भी संघ द्वारा जो ये एक भावना दी गई है पंच परिवर्तनों की, इससे जुड़ें और इसको महसूस करें। देखिए, इस पर बहुत चर्चा हो रही है और हर बस्ती में हम जा रहे हैं, हर गांव तक जा रहे हैं, और अभी प्रत्येक परिवार तक जाकर इस पंच परिवर्तन की चर्चा ये स्वयंसेवक कार्यकर्ता कर रहे हैं। सबसे पहला तो बात है, इन पांचों बिंदुओं पर, ये पांच एक प्रकार की कसौटी है। एक स्वयंसेवक के लिए, अपने लिए भी एक कसौटी है। जैसे उसमें एक है परिवार प्रोग्राम, तो मेरे अपने परिवार में क्या हो रहा है, मैं समाज में जाके तो तब बात करूंगा जब मैं स्वयं अपने परिवार से उसको, मेरे अपने परिवार में मैं वो कर रहा हूं कि नहीं, जो मैं समाज से जाकर बात कर रहा हूं। स्व, मेरे अपने जीवन में, मेरे व्यक्तिगत जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे परिवार के बच्चों में वो स्व का भाव आया है कि नहीं। तो ये जो पांचों बातें हैं, ये अपने से व्यक्तिगत शुरू होंगी, व्यक्तिगत करना, फिर परिवार करना और फिर समाज में करना।
तो जैसा कि हमने देखा कि शताब्दी वर्ष में पंच परिवर्तन को लेके बात हुई और भी कई चर्चाएं हुई। एक चर्चा जो चल रही है वो प्रतिबंधों को लेके चल रही है। संघ पे पहले भी काफ़ी प्रतिबंध लगाए गए और एक होता है ना कि संघ ने कभी अपनी तरफ से उन प्रतिबंधों के लिए कुछ नहीं किया और न्यायालय ने उनको निराधार कर दिया। पर अभी भी कई जगह प्रतिबंधों की बात हो रही है। तो आप एक स्वयंसेवक होने के नाते किस प्रकार से इस चीज़ को देखते हैं? देखिए, पुराने प्रतिबंधों का तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो बहुत छोटा था। लेकिन प्रतिबंध तो मैंने देखा, जो एक प्रकार से संघ पर चौथा प्रतिबंध। सरकार ने प्रतिबंध लगाया, घोषणा भी की। मैं तो उस समय प्रचारक था, और लेकिन समाज में हमें कहीं प्रतिबंध नहीं दिखता था। सरकार ने हमको घोषित कर दिया कि हम संघ पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, संघ पर बैन कर रहे हैं, लेकिन समाज का तो जिस घर में जाते थे, जहां जाते थे, कभी हमें ऐसा लगा ही नहीं कि सरकार के उस प्रतिबंध को समाज ने माना है। तो सरकारें प्रतिबंध, अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगाया, फिर जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रतिबंध लगाया, फिर इंदिरा गांधी ने प्रतिबंध लगाया, फिर नरसिंह राव जी ने प्रतिबंध लगाया। तो सरकारों का काम है वो अपने निहित स्वार्थों के कारण से, अभी खड़गे जी के पुत्र प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे थे, उसको भी न्यायालय ने आईना दिखा दिया उनको। तो वो चाहे अंग्रेजों के द्वारा लगाया हुआ उस समय का प्रतिबंध हो संघ पर, या बाद में ये तीनों प्रतिबंध हो, सब अपने सरकारों के निहित स्वार्थ है। संघ तो एक ऐसी गेंद है, इसको आप जितना दबाने का प्रयास करोगे ये उतना जोर से उछलेगी। क्योंकि संघ का कार्यकर्ता कोई असामाजिक कार्य नहीं कर रहा है, संघ का कार्यकर्ता कोई आतंकवादी गतिविधियां नहीं कर रहा है। प्रतिबंधों का असर उनको हो सकता है जिनकी जड़ें नहीं है समाज में। संघ एक विचार है, आप प्रतिबंध लगाओगे शाखा बंद हो जाएगी, आप प्रतिबंध लगाओगे कार्यालय में ताला डाल दोगे। लेकिन संघ एक विचार है, इस देश के करोड़ों लोग इस विचार से अनुप्राणित है। तो कोई भी सरकार हो, अभी और आने वाली भी अगर कोई सरकार सोचेगी कि हमें संघ पर प्रतिबंध लगाना है, तो वो विचार पर प्रतिबंध नहीं लगा, सोचने के तरीके पर आप प्रतिबंध नहीं लगा सकते। संघ एक सोच है, एक विचार है। तो इन प्रतिबंधों से कुछ होगा ना, पहले कभी कुछ हुआ है ना आगे कुछ होगा। और स्वयंसेवक लगातार इस तरह हर माँ भारती प्रतिबंध के के बाद लिए। संघ दुगनी ताकत से आगे बढ़ा है। तो जैसे कि शताब्दी वर्ष में हमने 100 वर्ष पूरे किए और 100 वर्ष पूर्ण करने के बाद हम नए क्षितिज की ओर अब बढ़ रहे हैं। तो स्वयं सेवक होने के नाते आप किस प्रकार से प्रफुल्लित हैं, या आप अपना वो 100 वर्ष की जो आपने अनुभवों से भी सुना होगा बड़े प्रचारकों के या अपने घरों में, तो उस अनुभव को देखते हुए अब जैसे संघ आगे बढ़ रहा है, इस पर आप क्या विचार रखते हैं? देखिए, दो तरीके से विचार होता है। एक, हम 100 वर्ष के हो गए, इसकी खुशी, संघ 100 वर्ष का हो गया, इसकी एक प्रसन्नता है, खुशी। लेकिन संघ के संस्थापक पूजनीय डॉक्टर जी कहते थे कि हमें संघ कितना बड़ा हो गया, संघ एक संस्था के नाते कितना बड़ा हो गया, संस्था का अभिमान, ये हमें छूकर नहीं जाना चाहिए। रिकॉर्ड हमने बहुत बनाए और अपने ही रिकॉर्ड्स को हम खुद तोड़ते भी रहे, वो चाहे संख्यात्मक कार्यक्रम हो, गुणात्मक कार्यक्रम हो। मैं तो जब स्वयंसेवक बना तब से आज तक, पिछले अनेक वर्षों में, पता नहीं कितने लोगों के मुंह से मैंने ऐसे सुना है कि कोई संगठन 100 साल तक जिंदा नहीं रहता। फलाने दार्शनिक ने कहा है, अमुक दार्शनिक ने कहा है, कोई संगठन 100 साल तक जिंदा नहीं रहता। तो ये तो अच्छा लगता है कि अब हम 100 साल के हो गए। लोग कहते हैं 100 साल तक कोई संगठन नहीं चलता, हम तो 100 साल तक चल रहे हैं, देखो। और उतने ही युवा चल रहे हैं, उतने ही अनुशासित चल रहे हैं, जो राह हमने चुनी थी उसी राह पर चल रहे हैं, अपने उद्देश्य से, अपनी दिशा से भटके नहीं। तो इसकी प्रसन्नता है। लेकिन संघ का जो मूल विचार है वो ये है कि हम एक संस्था के नाते, हमें कोई अलग कोई संप्रदाय नहीं बनाना है कि हम 100 साल के हो गए, हम 150 साल के हो गए, हम 200 साल के हो गए, हम अब तक 2 करोड़ थे, हम अब 5 करोड़ हो गए, हम 10 करोड़ हो गए। ना हमें आयु में, ना हमें संख्या में बढ़ने से खुशी नहीं होती, ना होनी चाहिए। हमारा जिस विचार के लिए हम काम कर रहे हैं, उस विचार को समाज ने
कितनी मात्रा में स्वीकार किया है। और जो लक्ष्य है हमारा, परम वै भवन्नि तुम्हें तत्स्वराष्ट्र, जिसके लिए हर सुनसेक प्रतिदिन भगवत ध्वज के सामने खड़े होकर बोलते, उस लक्ष्य की पूर्ति के हम और कितना निकट पहुंचे। 100 साल नहीं और 200 साल लग जाए तो भी कोई चिंता की बात नहीं। वो लक्ष्य पूर्ण होना चाहिए। अगर वो लक्ष्य 50 वर्ष में पूरा हो जाता तो हम सोच सकते थे कि संघ को 100 वर्ष तक चलाने की आवश्यकता नहीं। अभी वो लक्ष्य पूर्ण होने में अभी कुछ कमी दिखती है। धीरे धीरे शना शना एक एक कदम हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं। और उसके लिए संघ को जितना चलाना पड़ेगा उतना संघ चलेगा। जैसा आपने अपने ही बातों बातों में एक चीज़ कही कि उतने ही अनुशासन से, उतने ही धैर्यपूर्वक, उतनी ही गति से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और 100 वर्ष जैसे आपने कहा कि कोई भी संगठन नहीं चलता पर संघ चल रहा है। तो इसके पीछे कोई भावना है या कोई कारण है, और क्या ऐसी वो शक्ति है जो स्वयंसेवक को निरंतर कार्य करने के लिए प्रेरित करती है? सबसे बड़ी बात है कि हर नया सुनसेक पुराने जो उनको उसने देखा है उनके जीवन से प्रेरणा लेता है। जिन लोगों ने डॉक्टर जी को देखा था उन्होंने डॉक्टर जी के जीवन से प्रेरणा ली और डॉक्टर जी जैसा बनने का प्रयास किया। उनके बाद वाले लोगों ने उनको देखा, किसी ने गुरु जी को देखा, किसी ने बाला साहब देवड़स को देखा, किसी ने सुदर्शन जी को देखा, किसी ने लज्जू भैया को देखा। तो संघ का हर नया बनने वाला सुनसेक अपने से पुराने वाले को देखता है और वो पुराना वाला जब उसको दिखता है कि एक आदर्श व्यक्ति मेरे सामने खड़ा है, घोर भौतिक युग में जहां लोग अपने मैं, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, इससे आगे की सोच नहीं रखते, वहां जब वो ऐसे लोगों को देखता है अपने चारों कि जो मैं, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, इससे ऊपर उठकर मेरा समाज, मेरा देश, इसके लिए जब काम करते हुए लोग दिखते हैं, दिन रात पागलों की तरह घूमते हुए लोग दिखते हैं, तो यही वास्तव में प्रेरणा है। ये धारा 1925 से अभी तक अनवरत चल रही है, यही प्रेरणा है और ये धारा अनवरत चलती रहेगी। यही प्रेरणा है जो सबको एक साथ जोड़े हुए। तो हमारे समक्ष आज भाई साहब ने कई विषय रखे। मुझे लगता है कि ये विषय एज अ स्वयंसेवक कह लें या एक नागरिक के तौर पर आपके मन में भी चलते होंगे, और शायद आपके प्रश्नों का आज हमें कन्हैया जी भाई साहब के माध्यम से उत्तर भी मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब हमारे साथ आपने जुड़ने मुझे के लिए। अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। प्रेरणा पूरे परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद।